हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 देखने वाले हैं, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का। और इस यूनिट का नाम था कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पार्ट 1 हमने छोड़ा था, ये हमने छोड़ा था वीएम बेस्ड आइसोलेशन पर, कि वीएम बेस्ड आइसोलेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था। अब क्या है कि पार्ट 2 के अंदर हम सबसे पहले इसके टाइप से स्टार्ट करने वाले हैं कि वीएम जो बेस्ड आइसोलेशन था, वर्चुअल मशीन बेस्ड आइसोलेशन जो था, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो मेनली जो है इसके 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन मेरे को जो है जब मैंने सर्फ किया इंटरनेट पे तो मुझे 2 ही मेन टाइप्स मिले, और जो 2 टाइप्स थे वो क्वांटम के थे, तो वो भी मैंने इंक्लूड करे हैं क्योंकि आपको जितना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो 4 टाइप्स हैं, 4 में से सबसे पहला है आपका सिस्टम वर्चुअल मशीन। सिस्टम वर्चुअल मशीन के अंदर क्या होता है, ये एक गिव्स कंप्लीट सिस्टम प्लेटफॉर्म एंड गिव्स द एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट वर्चुअल ओएस। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको एक कंप्लीट ना प्लेटफॉर्म ही दे देता है ये, जिसके ऊपर आप इसकी ईजिली किसी भी वर्चुअल ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी वर्चुअल ओएस को रन कर सकते हो। आपको हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअली सारे जो इंस्टॉलेशन है वो होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे VMware का एग्जाम्पल एक लिया गया है, वर्चुअल बॉक्स का एग्जाम्पल लिया गया है, OS टू बी इंस्टॉल्ड कम्प्लीटली। इसके अंदर क्या होता है, जो OS होता है ना वो आपको ही इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल हुआ या नहीं आता है, ठीक है। It can be implemented in a pure isolation mode in which virtual system do not share any resources between themselves or in a sharing mode। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आइसोलेशन का हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। आइसोलेशन का मतलब एक एग्जांपल देखा था हमने एक छोटा सा, कि जब हमारा कोविड आया था एक, तो उस टाइम पे हम आइसोलेशन में चले गए थे। आइसोलेशन मतलब कि हम किसी से मिल नहीं रहे थे, हमने टचेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। तो वैसे यहाँ पे जो डेटा शेयरिंग है, जो डेटा टच शेयर होना चाहिए, वो शेयरिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है सिस्टम से और जो वर्चुअल मशीन है उसके बीच में एक बैरियर आ जाता है। जैसे मान के चलिए कि ये एक मेरी वर्चुअल मशीन है, ठीक है, और ये मेरा एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये एक आइसोलेशन जो है ना, ये एक वॉल खड़ी कर देती है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र होने ही नहीं देती है, ठीक है। अगर ये कोशिश भी करे ना भेजने की, तो डेटा एक दूसरे से शेयर नहीं हो सकता जब तक ये बैरियर ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए इसको वीएम बेस्ड आइसोलेशन कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन इसके अंदर रन हो रहे होंगे, वर्चुअल मशीन के अंदर रन हो रहे होंगे, वो हार्डवेयर को वो नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे, और जो हार्डवेयर में रन हो रहे होंगे वो वर्चुअल मशीन को अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है सिस्टम वर्चुअल मशीन के अंदर। फिर आता है आपका प्रोसेस वर्चुअल मशीन। प्रोसेस वर्चुअल मशीन के अंदर क्या होता है, डज नॉट प्रोवाइड फैसिलिटी टू इंस्टॉल वर्चुअल ओएस कम्प्लीटली। इसके अंदर ना आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब जो ऊपर वाला था ना सिस्टम वर्चुअल मशीन, उसका एक तरीके से आप अपोजिट मान सकते हो कि इसके अंदर क्या है कि जो ऊपर हमें फैसिलिटीज़ मिल रही थी वो हमें नीचे फैसिलिटीज़ नहीं देखने को मिलेंगी। तो वैसे यहाँ पे आप नहीं इंस्टॉल कर सकते हो, फैसिलिटी नहीं मिलती है वर्चुअल ओएस को इंस्टॉल करने की। अब मान के चलो कि मैंने आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, लेकिन आपको कौन सा चाहिए था, विंडोज़ चाहिए था, तो अब आप विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं कर सकते। जो मैंने आपको दे दिया आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। It creates virtual environment of that OS and destroys as soon as we exit from the application। जैसे आप एग्जिट करोगे तुरंत वो जो एप्लीकेशन जितना भी काम था वो आपका सारा उड़ जाएगा, ठीक है जी। आइसोलेशन इज गारंटीड एज VM डजंट अलाउज डायरेक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज। आइसोलेशन गारंटीड होती है क्योंकि इसके अंदर आपको डायरेक्ट एक्सेस जो है रिसोर्सेज का वो मिलता नहीं है। डायरेक्ट एक्सेस मतलब कि यहाँ पे आपकी बात की गई है रैम की, रोम की, प्रोसेसर्स की, तो आपको वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होते हैं, वो आपको किसी के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू जो है एक्सेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है वाइन, एग्जाम्पल है इसका वाइन सॉफ्टवेयर इन लाइनेक्स। जो वाइन सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स के अंदर, उसकी हेल्प से हम जो विंडोज़ एप्लीकेशन है उनको रन कर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब कि विंडोज़ एप्लीकेशन अगर हमें लाइनेक्स के अंदर रन करनी है तो वाइन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब ये जो 2 आप देख रहे हो, होस्टेड VM और साथ ही साथ ये हार्डवेयर जो VM है, ये दोनों के दोनों क्वांटम में थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांटम लिख दिया है। Q का मतलब क्वांटम है, या कुछ और मत समझिएगा कि क्वेश्चन वगैरह लिखा है, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। तो होस्टेड VM के अंदर क्या होता है, दे आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग
ओएस कॉल्ड होस्ट, मतलब कि पहले से ही आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल्ड है एंड उसके ऊपर आप एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, तो उसको बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब आप एक और होस्ट बनाते हो या फिर रन करते हो वर्चुअल मशीन को, तो होस्टेड वर्चुअल मशीन कहा जाता है। द वर्चुअलाइजेशन लेयर एग्जिस्ट ऑन एग्जिस्टिंग ओएस, जो वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है वो एग्जिस्टिंग ओएस के ऊपर जो है एग्जिस्ट करती है एंड मेक्स इट्स एन एप्लीकेशन प्रोसेस, और जिसकी वजह से क्या होता है ये एक एप्लीकेशन प्रोसेस बन जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे कि आप मान के चलो कि आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या है कि अब आपने इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, चाहे वो ब्लू स्टैक्स हो या फिर VMware हो या फिर वर्चुअल बॉक्स हो या जो भी आपने इंस्टॉल किया। लेट्स से हमने VMware जो है इंस्टॉल कर लिया, VM इंस्टॉल कर लिया। अब क्या होगा, जो विंडोज़ होगी ना उसके हिसाब से तो ये टास्क ही हुआ ना, ये टास्क बार भी तो जाएगा ये। अब इसके अंदर आप कुछ भी रन कर रहे हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसके अंदर रन कर रहे हो, लेकिन विंडोज़ के हिसाब से तो ये टास्क बार का, ये टास्क मैनेजर के अंदर ही जाएगा। ये तो एक और एप्लीकेशन प्रोसेस ही हुआ ना, तो बस ये कहा गया है यहाँ पे। एग्जाम्पल हमने देख ही लिए। फिर उसके बाद इसका सबसे मेन फ़ायदा क्या है कि जो आइसोलेशन है वो मेंटेन रहती है। साथ ही साथ द VM मे हैव सम इंस्ट्रक्शन एज होस्टेड ओएस और मे नॉट। इसका मतलब ये है, अगर मान के चलिए होस्टेड एप्लीकेशन के अंदर, होस्टेड मतलब कि ये जो विंडोज़ आपकी है पहले से जो इंस्टॉल्ड है हार्डवेयर के अंदर, उसके अंदर अगर आपने पहले से स्पीकर्स को बंद कर रखा है तो ऑटोमेटिकली VM के अंदर भी वो बंद ही रहेंगे, या हो सकता है ना रहे, अलग अलग सेटिंग्स आपने सेव कर रखी हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप से वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किया है। अगर आपने सेम विंडोज़ की तरह किया होगा तो जो विंडोज़ के अंदर अंदर हरकतें हो रही होंगी, जो इंस्ट्रक्शंस चल रहे होंगे, वही इंस्ट्रक्शंस VMware के अंदर भी चलेंगे, या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है उसके अंदर भी चल रहे होंगे, ठीक है। फिर आता है आपका हार्डवेयर VM। हार्डवेयर VM के अंदर क्या होता है, वर्चुअल मशीन बिल्ट यूजिंग वर्चुअलाइजेशन प्रिमिटिव प्रोवाइडेड बाय हार्डवेयर लाइक रैम, रोम, प्रोसेसर एंड एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है, अब जैसे हमें नाम से समझ में आ रहा है हार्डवेयर वर्चुअल मशीन। हार्डवेयर का मतलब क्या है कि हमारा जो इसमें मेन कंसंट्रेशन होता है ना वो हार्डवेयर की तरफ होता है, ठीक है। हमें हमारा जो मेन ध्यान होता है वो हार्डवेयर की तरफ होता है कि जो हमारा हार्डवेयर है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेटर चाहिए। ये सारे हमारे वो होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। तो इसी वजह से जो हम दिमाग में रखते हैं, रैम को, रोम को, प्रोसेसर को दिमाग में रखते हुए हम हार्डवेयर को लेते हैं, ठीक है, और उसकी वर्चुअलाइजेशन हम करवाते हैं। इट प्रोवाइड्स ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस। ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस मतलब कि बहुत बेहतरीन, एकदम परफेक्ट जो हमें परफॉर्मेंस चाहिए, जैसी हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी बेटर जो परफॉर्मेंस हमें मिलती है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन अप्रोच एंड बेटर आइसोलेशन ऑल्सो। और बेटर आइसोलेशन जो है वो भी प्रोवाइडेड होती है। आइसोलेशन इज़ मच मोर सिक्योर ऑल्सो। ये वाली जो आइसोलेशन होती है ये और आइसोलेशन से और ज़्यादा सिक्योर भी होती है। दोस्तों हमारी जो क्विक रिवीजन वीडियोस है वो पहले से अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा जी रूट किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, रूट किट, एंड यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा खासा जो है इसको कवर भी किया हुआ है। तो रूट किट क्या होता है, रूट किट ना एक्चुअली क्या है कि रूट किट के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंसेस भी आ सकते हैं कि रूट किट और वायरस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, रूट किट और मेलवेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बेसिक्स क्लियर हो कि रूट किट एक्चुअली में होती क्या है। तो रूट किट जो होती है उसकी जस्ट अपोजिट होगी सामने वाली पार्टी, ठीक है। तो उस तरीके से आप डिफरेंस इजीली बना सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं रूट किट क्या है। It is a collection of software that is used by hacker and specially designed for doing malicious attack like malware attack to gain control by infecting its target user or network। इसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर का, मतलब कई सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, हैकर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जिससे वो मैलिशियस अटैक जो है, मैलिशियस मतलब कि जो खतरनाक अटैक्स होते हैं, डेटा चुराने वाले, आपके कंप्यूटर के अंदर स्पाई करने वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं या अटैक्स होते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जो अटैक्स होते हैं वो कर सके। जैसे कि मेलवेयर अटैक हो गया, जिससे वो कंट्रोल जो है गेन कर सके और आपके कंप्यूटर को ना इन्फेक्ट कर सके, ठीक है। अब ये करता क्या है, अब मैंने इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटर्स बनाए हैं, ज़रूर आपको समझ में आएंगे। ये क्या करता है, ये एक बैकडोर ओपन कर देता है ऑन विक्टिम सिस्टम टू इंट्रोड्यूस मैलिशियस सॉफ्टवेयर। बैकडोर ओपन करने के मतलब क्या है, अगर आप मान के चलिए कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर के अंदर एक मेन डोर होगा, लेकिन अगर वहीं एक बैक डोर भी आ जाए, एक पीछे का दरवाज़ा भी खुल जाए,
तो आपके घर की सिक्योरिटी कितनी कम हो जाएगी ना। आप आगे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, लेकिन आपको पीछे के दरवाजे के बारे में पता ही नहीं है, तो पीछे के दरवाजे से तो कोई भी आ सकता है ना। तो इसलिए ये क्या करता है, रूटकिट क्या करता है, एक बैक डोर, ये कीवर्ड है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये, कि रूटकिट का मेन काम क्या होता है, वो एक बैक डोर जो है उसे ओपन कर देता है। ठीक है, बैक डोर ओपन करने की वजह से क्या होता है, अटैकर का जब मन करेगा वो आ जाएगा, जब मन करेगा वो चला जाएगा, जब जो मन करेगा वो डेटा लेके रख के आ जाएगा, जो मन करेगा डेटा डिलीट कर देगा या ले जाएगा अपने साथ। ठीक है, कुछ भी कर सकता है, कुछ इंस्टॉल भी कर सकता है उस बैक डोर के द्वारा। इट ऑफन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर बाय डीएक्टिवेटिंग एंडपॉइंट मेलवेयर ऑफ और एंटीवायरस। अब एक्चुअली क्या होता है, रूटकिट ना क्या करता है कि प्रिवेंट करता है डिटेक्शन की, कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस है ना वो हमारा पकड़ ना पाए, इसलिए वो एंटीवायरस को डीएक्टिवेट कर देता है। अगर किसी ने आपके लैपटॉप के अंदर, फ़ोन के अंदर रूटकिट डाल दिया तो आपके जो फ़ोन का एंटीवायरस है वो ऑटोमेटिकली जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, एंड जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर अटैकर इंस्टॉल करना चाहता है वो ईजिली इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं जो स्पाई एप्लीकेशंस होते हैं या फिर मॉडेड एप्लीकेशन होते हैं, जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उसे इंस्टॉल मत कीजिए, हो सकता है उसके अंदर मेलवेयर हो या फिर कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकता है। इसलिए लाइसेंस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू होती है मार्केट के अंदर। इट कैन बी परचेज फ्रॉम डार्क वेब। अगर आपको ये खरीदना है तो आप डार्क वेब पे जा सकते हो। डार्क वेब जो है वो एक्सेस करना इजीली नहीं है, आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हो डार्क वेब को, और प्लीज़ करना भी मत। अगर आपने डार्क वेब को एक्सेस किया तो आपका जो कंप्यूटर है वो पूरा का पूरा डूब जाएगा, पहले से ही बहुत खतरनाक जगह है वो। एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग फिशिंग अटैक, या फिर जब फिशिंग अटैक आपके ऊपर कोई कर रहा हो उस टाइम पे भी इंस्टॉल हो सकता है, या फिर सोशल इंजीनियरिंग के टाइम पे। अगर आपको नहीं पता सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, तो आपको मान के चलिए किसी ने कॉल किया, कॉल करने के बाद आपका माइंड वॉश करके उसने OTP वगैरह ले लिया, या फिर आपके फ़ोन के अंदर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दिया, या फिर आपके फ़ोन का या फिर डिवाइस का रिमोट एक्सेस ले लिया, एंड आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया, डेटा चुरा लिया, सेंसिटिव डेटा चुरा लिया, तो इसे बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। मतलब कि इसके अंदर आप जो है ना विक्टिम से इंटरैक्ट करते हो डायरेक्टली ऑन अ कॉल, ऑन अ मैसेज और एनीथिंग। ठीक है, रूटकिट गिव्स रिमोट एक्सेस टू कंट्रोल ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ OS। जो रूटकिट होता है ना वो मतलब कि मान के चलो कि सारा अप्रॉक्स सारा जितना भी होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस, वो सारा का सारा दे देता है अटैकर को। व्हाट रूटकिट कैन डू, रूटकिट क्या क्या कर सकता है, तो यहाँ पे 5 पॉइंटर्स हैं। कॉज मेलवेयर इन्फेक्शन, जो मेलवेयर इन्फेक्शन है वो कॉज कर सकता है, रिमूव कर सकता है फाइल्स को, एक्सेस कर सकता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, डेटा को चुरा सकता है, और साथ ही साथ जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी चेंज कर सकता है। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि मान के चलिए आपकी 12 GB की रैम है, या फिर मान के चलते हैं कि आपने एक वॉलपेपर सेट किया हुआ है, वो वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, आपके लैपटॉप का, फ़ोन का, या जिसका भी आपका जो भी डिवाइस है उसका पिन चेंज हो जाएगा, पिन नहीं लगा रखा है तो पिन लग जाएगा। ठीक है, लोकेशन ऑफ कर रखी है, लोकेशन ऑन हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर आपको सिम्टम्स पता करने हो कि मेरे फ़ोन के अंदर या मेरी डिवाइस के अंदर है तो नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले आपका एंटीवायरस जो हो सकता है वो काम करना बंद कर दे, ये चेक करते रहना है आपको। जो आपकी विंडोज़ की सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज तो नहीं हो रही हैं, ये चेक करते रहना है आपको। परफॉर्मेंस जो है वो कम तो नहीं हो गई है, या बढ़ेगी तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो कम ही हुई होगी। तो अगर कम हुई है तो फिर भैया रूटकिट हो सकती है। कंप्यूटर लॉकअप्स मतलब कि आपका जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, लॉक हो जा रहा है, और लॉक भी अच्छे खासे वाला हो जा रहा है। ठीक है, कभी कभी पिन काम नहीं करता, आपको पिन याद है, आपने पिन एंटर किया लेकिन पिन गलत बता रहा है, थोड़ी देर बाद एंटर किया तो सही हो गया, है ना। तो ये रूटकिट के कुछ सिम्टम्स हैं। टिप्स क्या है प्रिवेंशन के लिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस जो है लाइसेंस वाला उसे यूज़ करो, फ्री वाला यूज़ मत करना। फिर उसके बाद है जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें अप टू डेट करना, मेलवेयर वाले और सॉफ्टवेयर जो हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं इंस्टॉल मत करना। मॉनिटर करना कि नेटवर्क और परफॉर्मेंस कैसी है, कम तो नहीं हो रही है, ज़्यादा डेटा तो यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब मैं कोई एप्लीकेशन भी यूज़ नहीं कर रहा लेकिन फिर भी मेरा लैपटॉप यार 10 Mbps की स्पीड का कुछ अपलोड कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो वो समझ जाना कि आपका जो डेटा है ना वो क्लाउड पे जा रहा है एंड अटैकर एक्सेस कर रहा है। एनालाइज करना बिहेवियर को कि आपका लैपटॉप ज़्यादा बैटरी पी रहा है, ज़्यादा कंज्यूम करना है रैम को, या जो भी चीज़ें हैं वो आप ऑब्जर्व करना। डिटेक्शन एंड रिमूवल, अब डिटेक्शन और रिमूवल करने का ना भैया बहुत डिफिकल्ट तरीका है। डिटेक्ट तो आपने कर लिया, ठीक है, अब इसके अंदर रिमूवल का क्या तरीका है। रिमूवल के अंदर ये है कि आपको ना OS को फिर से डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, एक्चुअली क्या है कि जो रूटकिट होती है ना वो OS कर्नल्स के अंदर चली जाती है। कर्नल्स मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके अंदर एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है पूरा का पूरा जो
हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो करप्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो ओएस होता है वो हमें पता है कि हम कहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर होता है। तो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर भी वो क्या कर लेता है, अपने आप को सेव कर लेता है। तो अगर आप हार्ड डिस्क को वो भी कर दो ना, फॉर्मेट भी कर दो, तब भी वो हो सकता है 1% चांस है कि बच जाए। तो इसलिए अगर आप ओएस को री इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है कि रूटकिट डिलीट हो जाए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक, एप्लीकेशन रूटकिट अटैक, नेटवर्क एंड आईओटी अटैक, ओएस अटैक्स, क्रेडिट कार्ड स्वाइप एंड स्कैन अटैक्स। तो ये सारे जो अटैक्स है ये रूटकिट के थ्रू ही होते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ रूटकिट्स। तो रूटकिट्स कितने टाइप की होती है, रूटकिट्स टोटल होती है जी, एक सेकेंड में जूम थोड़ा सा आउट करता हूँ। ओके, तो टाइप्स ऑफ रूटकिट्स, टोटल जो हमारे रूटकिट्स के टाइप्स होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। ठीक है जी। सबसे पहला होता है हमारा कर्नल मोड रूटकिट। कर्नल मोड रूटकिट के अंदर क्या होता है, डिजाइन्ड टू चेंज फंक्शनैलिटी ऑफ एन ओएस। ये मेनली जो है फंक्शनैलिटी जो होती है ना हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको चेंज करने के लिए बनाया जाता है। ये टिपिकली अपने कोड्स को ऐड कर देता है, अगर ये चेंज नहीं कर पा रहा तो अपने कोड्स को ऐड कर देगा ओएस के अंदर, जिसकी वजह से चेंज तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ये कुल मिलाकर के जो ओएस के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कर्नल जो होते हैं, उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है यूज़र मोड रूटकिट। इसके अंदर क्या होता है, इसे हम एप्लीकेशन रूटकिट भी बोलते हैं। ये इंजेक्ट किया जाता है सिस्टम के अंदर बाय अ ड्रॉपर। ठीक है, बाय अ ड्रॉपर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ड्रॉपर के थ्रू ही किया जाए, अलग अलग सिस्टम्स के अंदर अलग अलग प्रोसीजर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आता है हमारा फोकसेस ऑन मैनिपुलेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, विंडोज रूटकिट टिपिकली फोकस ऑन मैनिपुलेटिंग बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ विंडो ग्राफिक्स और डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स, बट इन यूनिक सिस्टम द रूटकिट में रिप्लेस एन एंटायर एप्लीकेशन। अब इसके अंदर क्या है कि अगर बाई चांस ये वाला जो रूटकिट है, यूज़र मोड रूटकिट, अगर आपके विंडोज़ के अंदर है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके विंडोज़ के ग्राफिक्स को वो छेड़छाड़ कर देगा, या फिर डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स जो है उनके साथ छेड़छाड़ कर देगा। लेकिन अगर बाई चांस वहीं यूनिक सिस्टम के अंदर आपने रूटकिट को डाल दिया ना, तो वहीं पे वो पूरी की पूरी जो एंटायर एप्लीकेशन है ना, उसी को ही रिप्लेस कर देगा। आपने इंस्टॉल किया था फेसबुक, लेकिन सुबह बन जाएगा इंस्टाग्राम। ठीक है, चलिए बूटकिट, तीसरा आता है आपका बूटकिट। बूटकिट और बूट लोडर रूटकिट, इसे आप कुछ भी बोल सकते हो। तो उसके अंदर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, बूट, बूट से मतलब कि जब सिस्टम हमारा ऑन हो रहा होता है, ठीक है, बूट हो रहा होता है, तो वहीं पे यहाँ पे बात कही गई है कि इन्फेक्ट करता है कि मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है स्टोरेज डिवाइसेस का, उसको करप्ट कर देता है। और क्या करता है, सबवर्ट बूट प्रोसेस। सबवर्ट का मतलब क्या है, बूट प्रोसेस को या तो स्लो कर देगा, फास्ट कर देगा, या फिर उसमें ही कुछ न कुछ झोलमाल कर देगा, विच मेक सक्सेसफुल इंक्रिप्शन ऑफ होल स्टोरेज डिवाइस। जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी की पूरी जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो इंक्रिप्ट कर देता है ये रूटकिट, और पूरा का पूरा जो स्टोरेज डिवाइस है वो इसके कब्जे में आ जाएगा। फिर आता है आपका फर्मवेयर रूटकिट। फर्मवेयर रूटकिट के अंदर क्या होता है, फर्मवेयर हमें पता है, फर्मवेयर जो होती है वो परमानेंट होती है, इंस्टॉल्ड होती है। अब वैसे ही ये जो रूटकिट होती है ये अपने आप को इंस्टॉल कर लेती है फर्मवेयर इमेजेस के अंदर। अब फर्मवेयर इमेजेस क्या होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो कंपनी वाले होते हैं वो फर्मवेयर खाली एक नहीं डाल के रखते हैं, वो एक दो इमेजेस भी डाल के रखते हैं। अगर मान के चलिए कि आपके डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, एंड प्रॉब्लम आने की वजह से जो फर्मवेयर इस टाइम वर्किंग में है वो डिलीट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो वो उस इमेज को यूज़ करके फर्मवेयर को रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो ये फर्मवेयर रूटकिट होती है ये मेन रनिंग फर्मवेयर के अंदर तो नहीं जाती, लेकिन ये इमेज के अंदर चली जाती है, अपने आप को इंस्टॉल कर लेती है उस इमेज के अंदर। तो अगर आपका डिवाइस करप्ट होता है, रीस्टार्ट होता है, रीसेट होता है, कुछ भी होता है, तो वो अपने आप को उस टाइम पर एक्टिवेट कर लेती है। इमेज जब यूज़ में आएगी तो वो अपने आप एक्टिवेट हो ही जाएगा रूटकिट, तो वही हो जाता है। और ये जो रूटकिट होती है क्या क्या यूज़ करती है, नेटवर्क कार्ड्स को यूज़ करती है, मतलब वाईफाई, आपके सिम कार्ड्स को एक्सेस करती है, सब कुछ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होते हैं उनको यूज़ करती है, राउटर्स को यूज़ कर सकती है, या फिर जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस आपके डिवाइस से कनेक्टेड होंगे उनको यूज़ कर सकती है। ठीक है, पांचवे की बात करें तो पांचवा आता है हमारा मेमोरी रूटकिट। मेमोरी रूटकिट मतलब कि वही हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, मेमोरी का मतलब क्या है, रैम रोम की बात होने वाली है। वैसे हम यहाँ पे रैम की बात करेंगे। ठीक है, मेन मेमोरी तो वही होती है लैपटॉप के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हमारी जो मेमोरी होती है वो लोड होती है, या फिर ओएस जो है वो लोड हो रहा होता है और रैम हमारी भर गई, जैसे ही आप रैम को क्लियर करोगे तब ये काम करता है, सो दैट ये दिखा सके कि हाँ रैम क्लियर होने के बाद
जो है रैम फिलअप हो गई है, मतलब मैंने कोई एप्लीकेशन रन कर रखा होगा। आपको तो यही लगेगा कि मैंने कोई एप्लीकेशन रन कर रहा होगा, बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस रन नहीं हो रहे होते हैं, वो रूट किट रन हो रही होती है। ठीक है, वर्चुअलाइज्ड रूट किट। वर्चुअलाइज्ड रूट किट जो है हमारा छठा टाइप है। इसके अंदर क्या है कि ऑपरेट्स मेलवेयर एज हाइपरवाइजर कंट्रोलिंग वर्चुअल मशीन। हाइपरवाइजर हमें पता ही है, तो वैसे यहाँ पे क्या है कि जो वर्चुअलाइज्ड है ये इसके अंदर हमारी जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये काम आता है। ये हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये बिल्कुल हाइपरवाइजर है, वर्चुअल मशीन है, लेकिन एक्चुअली में वर्चुअल मशीन नहीं होती है, कुछ और ही चीज़ होती है जो कि हमारे डेटा को चुरा रही होती है। इसी के साथ जो है हमारा रूट किट्स भी एंड होता है। उसके बाद हमारा आता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, IDS, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, it is a system that monitors network traffic for suspicious activity and issues alert when such activity is observed। मान के चलिए आपके घर के अंदर किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, सीधा तोड़ के अंदर आ गया। ठीक है, अब अगर IDS नहीं होगा तो आपको खबर नहीं होगी कि हमारे घर में कोई घुस गया है, लेकिन अगर आपने IDS लगा रखा है तो क्या होगा, आपको आवाज़ आ जाएगी कुछ टूटने की, या फिर आपको कोई आवाज़ लगा देगा, सिक्योरिटी गार्ड बोल देगा कि अरे मैडम आपके घर का रास्ता वो टूट गया है, गेट को तोड़ के कोई अंदर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से IDS जो है वो इस तरीके से एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही काम करता है। वो मॉनिटर करता है कि जो भी ट्रैफिक चल रहा है, जो भी वाईफाई से आप कनेक्टेड हो, उसके अंदर से जो पैकेट्स आ रहे हैं या पैकेट्स जा रहे हैं वो सस्पिशियस तो नहीं है। अगर सस्पिशियस हैं तो आपको तुरंत अलर्ट कर देगा कि ब्लॉक कर दूं क्या नेटवर्क को, ट्रैफिक को ब्लॉक कर दूं क्या, वो जो पैकेट्स जा रहे हैं ना उनको मैं रोक लूँगा, अटैकर तक वो पैकेट्स नहीं जाएंगे। तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम का यही काम होता है। ठीक है, चलिए, इट इज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट स्कैन्स अ नेटवर्क और अ सिस्टम फॉर हार्मफुल एक्टिविटी और पॉलिसी ब्रीच। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो स्कैन करता है नेटवर्क को या फिर एक सिस्टम को कि कोई हार्मफुल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है या फिर पॉलिसी ब्रीचिंग तो नहीं हो रही है। रिपोर्टिंग इज डन टू एन एडमिनिस्ट्रेशन। अब रिपोर्ट किसको करेगा? ठीक है, अब अगर सिक्योरिटी गार्ड होगा तो वो तो अपने मालिक को करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसको करेगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं कर पा रहा है तो फिर वो सारे की सारे जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी है उन सबको रिकॉर्ड करके ना एक सेंट्रल जगह पे रखेगा सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा, उसको यूज़ करेगा ये कि मुझे अलाउ करना चाहिए या फिर मुझे ब्लॉक कर देना चाहिए। SEIM जो है इस सिस्टम को ये यूज़ करता है। अब SEIM सिस्टम क्या करता है, SEIM सिस्टम इंटीग्रेट करता है आउटपुट, मतलब कि अब एक ही IDS तो नहीं होगा, एक गेट तो नहीं होगा। अगर आपकी बड़ी हवेली है, आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक गेट तो नहीं होगा, हो सकता है 2 गेट्स हो या फिर हो सकता है 3 गेट्स हो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप कंप्यूटर की टर्म्स में समझना, आप बिल्कुल ही घर के टर्म्स में मत समझने लगना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंटीग्रेट 2 या 2 से ज़्यादा दरवाजे हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे और बीच में एक एडमिन बैठा हुआ है। ठीक है, तो SEIM क्या करता है, तीनों से सिक्योरिटी गार्ड से पूछेगा हाँ भाई किस किस का दरवाज़ा टूटा है। तो तीनों से इनपुट लेने के बाद वो एक अलार्म जनरेट करेगा कि गेट नंबर 1 पे टूटा है या गेट नंबर 2 टूटा है या गेट नंबर 3 टूटा है। इस तरीके से ये अलार्मिंग करेगा या फिर आपको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यही काम इसका होता है। एंड फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एपसाइट्स को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कोई फीडबैक हो। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि कोई फीडबैक हो, क्या क्या चीज़ मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई आपको मुझे सजेशन देनी हो, कुछ भी दे सकते हो आप मुझे कमेंट में सजेशन। और बाकी मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है ये भी ज़रूर बताइएगा। नोट्स डाउनलोड करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। हमारा नया टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए जल्द से। तो हम देखते हैं आगे। तो डिटेक्शन मेथड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका जो डिटेक्शन मेथड है वो है सिग्नेचर बेस्ड मेथड। सिग्नेचर बेस्ड मेथड के अंदर सिंपल सी बात है, आप बैंक अकाउंट में गए, बैंक अकाउंट में जो आप चेक के ऊपर आपने साइन कर रखा है, तो जो बंदा बैठा हुआ है ना, जो बैंकर है, वो आपके प्रेजेंट जो साइंस हैं उनको मैच करेगा प्रीवियस साइन से कि पैटर्न जो है, जो सिग्नेचर है वो मैच हो रहे हैं नहीं मैच हो रहे हैं। अगर सिग्नेचर मैच हो रहे हैं तो वो आपको पैसा दे देगा, अगर नहीं हो रहे होंगे तो नहीं देगा। बस वैसा ही यहाँ पे उल्टा होने वाला है। ठीक है,
क्या होने वाला है, उल्टा होने वाला है। अगर बाई चांस यहाँ पे पैटर्न मैच हो गया तो ट्रैफिक नहीं होगा, ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अटैक्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? अटैक्स को देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। डिटेक्ट्स अटैक ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न्स। ये डिटेक्ट करता है अटैक्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न, जैसे कि नंबर ऑफ बाइट्स इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ वंस कि 10 बार वन आना चाहिए या 10 से कम बार वन आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेम एज जीरोज़। ऑलरेडी नोन मैलिशियस इंस्ट्रक्शन स्पेस इज ऑल्सो यूज। जो पहले से ही जो अटैक हो चुके हैं उनका जो डेटा है इसमें स्टोर्ड होता है, जिससे वो मैच करके देख लेता है कि अगर इनमें से कुछ मिलता जुलता ट्रैफिक मिले ना तो भैया ब्लॉक कर देना। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके सिग्नेचर यहाँ पे मैच हो जाते हैं तो आपका जो कनेक्शन है, जो आपका ट्रैफिक है वो रुक जाएगा या फिर सस्पिशियस में चला जाएगा। ठीक है। डिटेक्ट्स द अटैक हुज पैटर्न ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम। ये डिटेक्ट करता है कि कौन कौन से अटैक्स के जो पैटर्न वो पहले से सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और उन अगर पैटर्न मिलता जुलता हुआ तो भैया सॉरी, आपको हम एक्सेस नहीं दे सकते हैं अपने नेटवर्क का। ठीक है, ऐसा ये कह देता है। अब आगे देखते हैं, तो आगे आता है एनोमैली बेस्ड मेथड। एनोमैली बेस्ड मेथड जो होता है वो जस्ट इसका उल्टा होता है, सिग्नेचर का जस्ट उल्टा होता है। ये सिग्नेचर के अंदर हम नोन होते हैं, एनोमॉली के अंदर अननोन होते हैं। ठीक है। इट यूजेज मशीन लर्निंग टू डिटेक्ट एक्टिविटी इज वैलिड और नॉट। ये मशीन लर्निंग का यूज़ करता है। बेटर होता है सिग्नेचर मेथड से। ये ट्रेन किया जा सकता है एप्लीकेशन या फिर हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी नीड्स चेंज हो रही हैं तो फिर आप इसको मशीन लर्निंग की हेल्प से और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। ठीक है। नीड्स की बात करते हैं, तो हमें नीड क्या थी आईडीएस की? तो सबसे पहला नीड थी हमारी डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू मैलिशियस नेटवर्क। जो हमारे मैलिशियस नेटवर्क है उनको डिटेक्ट करना और उनके लिए रिस्पॉन्ड करना, साथ ही साथ नोटिफाई करना कि अगर कोई इंट्रूशन हो रहा है तो उसके लिए नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर बिना नोटिफिकेशन के ही अब मान के चलिए कि नहीं हो रहा, सस्पिशियस अटैक नहीं हो रहा है और इसने ब्लॉक कर दिया तो हमारा तो सारा काम रुक जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले हमें नोटिफाई कर दो कि अगर सस्पिशियस होगा तो हम खुद ही रोक देंगे, अगर सस्पिशियस नहीं हुआ तो चलने दीजिए। मॉनिटर्स बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब क्या है कि जो डेटा इनपुट में है आ रहा है और जो डेटा जा रहा है उन दोनों को ही ये मॉनिटर करता है। जनरेट रिपोर्ट विच कैन बी एनालाइज टू स्टॉप ट्रैफिक और नॉट। ये जनरेट करता है रिपोर्ट को कि जो हमारा डेटा है उसको ट्रैफिक जो है उसको रोका जाना चाहिए या फिर नहीं रोका जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ टाइप्स कह सकते हो, क्लासिफिकेशन कह सकते हो आईडीएस की, और ये टोटल हमारी 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, NIDS। ये क्या करता है? ये सेटअप करता है प्लान पॉइंट्स विद इन द नेटवर्क टू एग्जामिन ट्रैफिक। ये कुछ पॉइंट्स बना लेता है कि मुझे इन्हीं पॉइंट्स पे जो है एग्जामिन करना है ट्रैफिक को, और इन पॉइंट्स के अलावा किसी पे भी नहीं करना है। ऑब्जर्व करता है सबनेट को जो मैच करते हैं कलेक्शन ऑफ नोन अटैक्स। इसके अंदर भी हम कलेक्शन ऑफ नोन अटैक्स जो है उनको यूज़ करते हैं। मतलब एक तरीके से सिग्नेचर बेस्ड मेथड के ऊपर डिपेंडेंट हो गया कि जो हमारे ट्रैफिक थे या जो फिर जो पिछले अटैक्स थे वो उनकी जो मैच तो नहीं हो रहा है सबनेट। ठीक है। वंस इंट्रूशन इज डिटेक्टेड एडमिन इज नोटिफाइड। अगर इंट्रूशन जो है डिटेक्ट हो जाता है तो एडमिन को जो है नोटिफाई कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि इंस्टॉल नेट्स ऑन सबनेट वेयर फायरवॉल इज लोकेटेड। जहाँ पे फायरवॉल लोकेटेड है आप उसे वहाँ पे इंस्टॉल कर दो, और आप देख सकते हो कि कोई फायरवॉल को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अगर किसी के माइंड में ये डाउट है कि फायरवॉल क्या होती है, तो फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे, अब मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ये रूम है। ठीक है। अगर बाई चांस इसके बाहर आग लगी हुई है, यहाँ पे आग लगी हुई है, तो वो कमरे के अंदर नहीं जाएगी, और अगर कमरे के अंदर आग लगी हुई है तो वो बाहर नहीं जाएगी। ये जो वॉल्स हैं ये फायरवॉल्स इसलिए कही जाती हैं। ठीक है जी, समझ गए आप? अब आग नहीं, एक्चुअली में आग को आप वायरस से वो कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। अगर बाहर वायरस होगा तो आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं आएगा, और अगर कंप्यूटर के अंदर वायरस होगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो ये मेन काम होता है फायरवॉल का। ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे आता है हमारा होस्ट आईडीएस। होस्ट आईडीएस के अंदर क्या होता है हमारा? ये रन करता है इंडिपेंडेंट होस्ट के ऊपर। मतलब कि ये क्या करता है? ग्रुप में करता है, लेकिन ये किस पे करता है? इंडिपेंडेंट। मतलब आपके फ़ोन के अंदर भी एक HIDS होस्ट आईडीएस भी हो सकता है। ठीक है। इट मॉनिटर्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स फ्रॉम डिवाइस ओनली। ये इनकमिंग और आउटगोइंग जो पैकेट्स डिवाइस के अंदर हो रहे हैं उनको मॉनिटर करता है। एंड लिटरली जब आप किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड होते हो तो ये आपके जो फ़ोन होता है वो खुद ही बता देता है कि सस्पिशियस नेटवर्क जो है डिटेक्ट किया गया है, यू वांट टू कनेक्ट और नॉट। तो ये नोटिफिकेशन हुआ, और हो सकता है कि हमारे डिवाइसेस के अंदर भी होस्ट आईडीएस को ही यूज़ किया जाता हो।
इट टेक स्नैपशॉट, ये स्नैपशॉट लेता है प्रीवियस और करंट सिस्टम फाइल्स का और कंपेयर करता है। अगर बाई चांस कोई फाइल डिलीट दिखती है, मॉडिफाइड दिखती है, तो ये तुरंत जो है एडमिन को फिर से क्या कर देता है, नोटिफाई कर देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा मिशन क्रिटिकल मशीन्स। जो मिशन क्रिटिकल मशीन्स होती हैं, जैसे ड्रोन्स हो गए, आज के टाइम में हमारे जो वॉर मशीन्स हैं वो बन रही हैं, ठीक है, उसके अलावा ड्रोन्स बन रहे हैं वॉर के लिए, तो उन सब के अंदर यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा प्रोटोकॉल बेस्ड आईडीएस। प्रोटोकॉल बेस्ड आईडीएस जो हमारा थर्ड टाइप का आईडीएस है, इसके अंदर क्या करता है, सिक्योर वेब सर्वर बाय रेगुलर मॉनिटरिंग द HTTPS। अब इसके अंदर ना प्रोटोकॉल की बात हो रही है तो HTTPS वाली कमांड्स आएंगी। तो इसके अंदर हमें जैसे पता है कि HTTPS जो होता है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है, तो वैसे यहाँ पे जो है इसको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि डेटाबेस के साथ डायरेक्टली जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है, कांटेक्ट में रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये क्या करता है कि वेब सर्वर जो है उसको रेगुलरली मॉनिटर करता रहता है कि HTTPS प्रोटोकॉल को ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बाई चांस कोई सस्पिशियस है तो एडमिन को भैया कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आईडीएस। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम और एजेंट दैट जनरली रिसाइड्स विद इन द ग्रुप ऑफ सर्वर्स। ये ग्रुप ऑफ सर्वर्स के अंदर जो है डील करता है। आइडेंटिफाइज इंट्रूशन बाय मॉनिटरिंग एंड इंटरप्रिटिंग कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है कि ये जो आइडेंटिफाई करता है इंट्रूशन को, मॉनिटरिंग के द्वारा करता है, और जो कम्युनिकेट करता है अलग अलग एप्लीकेशंस को अलग अलग प्रोटोकॉल्स के द्वारा, ठीक है, जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है उनके द्वारा ये कॉन्टैक्ट करता है कि क्या इंट्रूशन हुआ है, क्या इंट्रूशन नहीं हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पे मॉनिटर द एसक्यूएल प्रोटोकॉल एक्सप्लिसिट, मतलब कि जो हमारी एसक्यूएल प्रोटोकॉल है हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, किसको इग्नोर करते हुए, मिडलवेयर को इग्नोर करते हो, क्योंकि जो हमारा एसक्यूएल है वो डेटाबेस और वेब सर्वर जो है उनके साथ डील करता है, ठीक है। हमारा आता है पांचवा हाइब्रिड आईडीएस। हाइब्रिड आईडीएस क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा आईडीएस को जब आप एक साथ यूज़ करते हो तो हाइब्रिड आईडीएस बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एग्जाम्पल है इसका प्रील्यूड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है, सिंपल सी बात है, अगर बाई चांस आपको अटेंडेंस चाहिए अपनी क्लास में, तो अटेंडेंस के लिए पहले से एक लिस्ट बनी हुई है, एंड अगर आपका उस लिस्ट में नाम होगा तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, अगर उस लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। वैसे ही यहाँ पे है, अगर बाई चांस आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो, आप पहले से ही ऑथराइज्ड हो, तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सिंपल, ठीक है। It is a list of rules that specifies which user or system are granted or denied access to particular object or system resource। इसका मतलब ये है कि ये लिस्ट होती है कुछ रूल्स की कि कौन सा यूज़र कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकता है और कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता, क्या उसे एक्सेस मिलना चाहिए या फिर उसे एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। ये वाला जो काम होता है ये होता है हमारा इसका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ACL भी कह सकते हैं। ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन राउटर्स और स्विचेस, ये इंस्टॉल किया जा सकता है राउटर्स के अंदर, एज वेल एज जो नेटवर्क स्विचेस होते हैं उनके अंदर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक्ट करते हैं फिल्टर्स की तरह, क्योंकि ये मैनेज करते हैं ट्रैफिक को और भी कई सारी चीज़ों को, ठीक है। ACL अब जो हमारे राउटर्स होते हैं, जो वाईफाई राउटर्स होते हैं, उसके अंदर आपने सुना होगा या देखा भी होगा, मैक फिल्टरिंग एक करके ऑप्शन आता है, IP फिल्टरिंग करके ऑप्शन आता है। तो अगर आप उन्हें इनेबल कर देते हो तो इससे क्या होता है कि जो मैक एड्रेस आपने एंटर करे हुए हैं, खाली वही मैक एड्रेस उस वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो मैक एड्रेस आपने ब्लॉक कर रखे हैं वो मैक एड्रेस आपके डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, एंड आपके वाईफाई राउटर्स के अंदर भी होता है, साथ ही साथ हमारे फ़ोन्स के अंदर भी होता है। जो हम हॉटस्पॉट खोलते हैं ना, हॉटस्पॉट खोलते टाइम हम ब्लॉक में भी डाल सकते हैं कुछ मैक एड्रेसेस को, तो वो ये चीज़ होती है। ACL आर यूज टू प्रोहिबिट और अलाउ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रैफिक टू द नेटवर्क। कुछ टाइप के जो नेटवर्क होते हैं उनको अलाउ करने के लिए या फिर रोकने के लिए ये यूज़ किया जाता है। दे मेनली फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन। जो सोर्स और डेस्टिनेशन होता है उनके बेस पे ये क्या कर देता है, फिल्टर आउट कर देता है। बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स क्या क्या है, सबसे पहला परफॉर्मेंस कंट्रोल, सिंपल यूज्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, यूज़र आइडेंटिफिकेशन, ओके। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं इसके ईजी से। सबसे पहला आता है सीक्वेंस नंबर, कि जो ऑब्जेक्ट आप एक्सेस करना चाहते हो उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी नंबर क्या है, ठीक है। ACL नेम, ACL मतलब कि जो हम ACL को आइडेंटिफाई करते हैं वो एक नेम की हेल्प से करते हैं, ना कि नंबर की हेल्प से।
कमेंट्स मतलब डिस्क्रिप्शन, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है, ACL का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल मतलब कि अलाउ करना है या डिनाई करना है ट्रैफिक को। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये कैप्चर करता है IP को और बताता है कि ब्लॉक करना है या फिर अलाउ करना है ऑन द बेसिस ऑफ IP। लॉग मतलब कि जो भी ACL ये रिकॉग्नाइज कर लेता है उन सबकी एक एंट्री बना लेता है, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह तो है ही है, तो इसका काम जो जैसे हम एंट्री रजिस्टर होता है ना सिक्योरिटी गार्ड्स के पास, तो वैसे ही एक एंट्री रजिस्टर बना देता है लॉग्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ ACL। तो टाइप्स जो होते हैं हमारे ACL के वो मेनली दो होते हैं। सबसे पहला होता है फाइल सिस्टम ACLs और दूसरा होता है नेटवर्क ACLs। फाइल सिस्टम ACLs का जो काम होता है वो ये होता है कि वो मैनेज करती है फाइल्स को और डायरेक्टरीज को, ठीक है। और ये परमिशन देती है कि कौन सी फाइल कौन सा यूज़र एक्सेस करेगा और कौन सा यूज़र एक्सेस नहीं करेगा। नेटवर्क ACL की बात करें तो ये मैनेज करती है नेटवर्क एक्सेस को, मतलब कि ये नेटवर्किंग, हमें नाम से समझ में आ रहा है नेटवर्किंग ACLs का मतलब है तो मैनेज करती है नेटवर्क को, नेटवर्क कौन कौन एक्सेस कर सकता है कौन कौन एक्सेस नहीं कर सकता। इंस्ट्रक्ट करती है, इंस्ट्रक्शन देती है किसको, नेटवर्क स्विचेस को, राउटर्स को और भी कई सारी चीज़ों को। ये स्पेसिफाई करती है कौन सा यूज़र परमिट होना चाहिए और कौन सा यूज़र परमिट नहीं होना चाहिए। फंक्शन सिमिलर टू फायरवॉल, और जो फायरवॉल होती है उससे सिमिलर ये फंक्शन करती है। टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इसमें टोटल 4 हमारे टाइप के टेक्नोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले एक्सेस टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर्स, इसके अंदर IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे भी AC लिखा है गाइज, समझ जाना एक्सेस कंट्रोल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे IoT एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स। फिर उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर RFID आता है आपका, RFID एक्सेस कंट्रोल, जो हमारे आजकल आपने सुना होगा फास्टैग जो है हमारा यूज़ हो रहा है, उसके अंदर भी RFID टैग लगा हुआ है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द टोल पर्पस। NFCs हमारी डिवाइसेस के अंदर होती हैं, हम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं उससे। फिर उसके बाद आता है आपका ब्लूटूथ एक्सेस कंट्रोल, फिर उसके बाद है आपका वायरलेस एक्सेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी। फिर आपकी तीसरी आती है ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन आप समझ रहे होगे, आप अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करवा रहे हो तो बायोमेट्रिक लगेगा, तो बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी। स्मार्ट कार्ड, मोबाइल एक्सेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी। 2FA का मतलब कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्सेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी। ओके आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर भी 4 टाइप्स हैं, इंटरनेट स्विचेस, Cat6 केबल, पावर ओवर ईथरनेट। फिर उसके बाद आता है IP बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है जी फॉल्ट, सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन। अब एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स में जो है वो लिखा हुआ था क्वांटम के अंदर, एंड मैंने लिटरली अपना बेस्ट ट्राई किया कि इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत इजी वर्ड्स में लेके आऊँ, एंड मैं लेके आया आपके लिए। तो देखते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स टू मेमोरी सैंडबॉक्स। जो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको जब हम मेमोरी सैंडबॉक्स के अंदर रन करते हैं तो उसे हम सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन कहते हैं। अब भैया सैंडबॉक्स किसे कहते हैं, मिट्टी का भगोना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसका कुछ और मतलब है, देखते हैं। सिक्योरिटी एनहेंसिंग प्रोग्राम टू रन सॉफ्टवेयर इन डेडिकेटेड आइसोलेटेड एड्रेस स्पेस कॉल्ड सैंडबॉक्स। एक्चुअली क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे होते हो, बना रहे होते हो या फिर रन कर रहे होते हो ना, तो आप उसे पहले एकदम से, जो डेवलपर्स होते हैं वो एकदम से अपने सिस्टम के अंदर डाल करके इंस्टॉल करके चला करके नहीं देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब एक सॉफ्टवेयर बन रहा होता है तो कई सारी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। गलतियाँ किस टाइप की, जो हमारे आजकल वायरसेस, आजकल नहीं मतलब जो पहले वायरसेस बने हैं ना, वो जाने अनजाने में बने हैं, वो जानबूझकर नहीं बनाए किसी ने। तो वैसे ही कोई नया वायरस ना बन जाए और वो इंटरनेट के थ्रू एस्केप ना हो जाए, भग ना जाए कहीं और, इस चीज़ के लिए हम जो सैंडबॉक्स को यूज़ करते हैं या फिर हमारे सिस्टम को जो है वो हार्म ना कर दे, इसी चीज़ के लिए जो है हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन। और जितना हम इसको यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सेफ़ रहेंगे कि हाँ हमारे हार्डवेयर को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को, ओरिजिनल OS जो है उसको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और जिस डेडिकेटेड आइसोलेटेड एड्रेस स्पेस में इसको रन किया जाता है सॉफ्टवेयर को, उसको हम सैंडबॉक्स कहते हैं, ठीक है। टू एंश्योर अनट्रस्टेड मॉड्यूल कीवर्ड है, ठीक है। अनट्रस्टेड मॉड्यूल मतलब जो मॉड्यूल हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है या फिर हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है कि ये सही है या नहीं। जैसे कि आप कई सारे गेम्स डाउनलोड करते हैं फ्रॉम क्रोम, ठीक है,
जो कि अनवेरीफाइड सोर्सेज के थ्रू डाउनलोड होता है आपके डिवाइस के अंदर, एंड पता नहीं कौन कौन सी परमिशंस ले लेता है, एंड पता नहीं क्या क्या डेटा आपका चोरी हो जाता है। अभी अभी कुछ चाइनीज़ एप्लीकेशंस जो हैं वो इंडिया ने बैन भी किए थे, तो वो अनट्रस्टेड ही थे, लेकिन फिर भी वो मतलब वो जो टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो वो सैंडबॉक्स के अंदर ही टेस्ट किए जाते हैं। एग्जिस्टिंग अप्रोच सच एज गूगल्स, अब एक्चुअली क्या है कि जो भग ना जाए, मतलब एक्चुअली क्या है कि जो वायरस बन गया, अगर मान के चलिए कि वायरस बन गया, फिर कुछ करप्शन आ गया, वो इंटरनेट के थ्रू रन ना हो जाए हमारे हार्डवेयर में। एक्चुअली क्या है ना कि ये हमारा सैंडबॉक्स है मान के चलिए, एंड ये हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। अब हमने एक आइसोलेशन तो बना लिया, आइसोलेशन जैसे कि ये बना लिया हमने आइसोलेशन, लेकिन अब हुआ क्या कि हमें डर लग रहा है कि ये अनट्रस्टेड है। ट्रस्टेड होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अनट्रस्टेड है। अगर बाई चांस इसने अपनी अगड़म तिगड़म लगा के ऐसे 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 करके हार्डवेयर के अंदर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वो हमारा जो महंगा सा कंप्यूटर है उसको हार्म कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग अप्रोच है, जो हमारी पुरानी अप्रोच है गूगल नेटिव क्लाइंट को यूज़ करने की, उसको हम यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारी सैंडबॉक्स के साथ साथ हमारी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन्ड रहे, ठीक है। तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन, सिंपल सा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 जो है वो एंड होता है। और प्लीज़ यहाँ पे मेरी कुछ सजेशंस हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ जो क्विक रिवीजन वीडियोज़ हैं वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, डाउनलोड व्यू कर लेना, देख लेना वीडियो को, और नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में ही आप डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों प्लीज़ मोटिवेशन मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को जरूर दबा देना, नई वीडियो की जो वो होगी ना आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है ये भी ज़रूर बताइएगा, और मेरे से कोई शिकायत हो तो वो भी बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।